साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस क्लास में अपन बात करेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे अपन रिवाइज करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो देखिएगा मिसाइल टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक है। और इसके अंदर अपन पढ़ेंगे मिसाइल प्रौद्योगिकी को। मिसाइल प्रौद्योगिकी को अपन यहाँ पे पढ़ेंगे तो देखिए अपन ने, मैं आपको जैसे पहले साइंस की कुछ क्लासें हुई थी, आज से आपकी एमसीक्यू क्लासें प्रारंभ हो गई है। साइंस की ये क्लास आपको डेली इसी टाइम पे, जिस टाइम पे प्रारंभ हुई है इसी टाइम पे मिलेगी। ध्यान रहे कि जो क्वेश्चन मैं आपके सामने स्लाइड पे लेके आ रहा हूँ, आपको लगे कि ये डाटा हमारे लिए पहला बार पढ़ रहे हैं अपन लोग, तो आप इसको लिख भी सकते हो और साथ साथ में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चंस के आंसर भी बताते रहना। देखिए अपन अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करें। और आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्लाइड पे आ चुका है। सब लोग एक कमेंट करके आंसर जरूर बताते रहें। अब देखना पहला क्वेश्चन, पढ़ो आराम से। पहले, निम्नलिखित में से विभिन्न पनडुब्बियों के संदर्भ में असुमेलित कथन कौन सा है। देखिए ना, इससे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे बातें बताऊं। अपन पढ़ रहे हैं मिसाइल प्रौद्योगिकी। मिसाइल प्रौद्योगिकी। अब मेरी बात सुनना, जैसे मिसाइल प्रौद्योगिकी में अपन क्या पढ़ते हैं कि मिसाइल प्रौद्योगिकी जैसे किसके अंतर्गत आता है, ये रक्षा प्रौद्योगिकी का पार्ट है। अब सुनना, रक्षा प्रौद्योगिकी के अंदर अपने पास के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके बारे में आपको बताऊं यहाँ पे कि रक्षा प्रौद्योगिकी जो है इसके अंदर या इसका रक्षा प्रौद्योगिकी का जो निर्माण करने का कार्य भारत में रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित सर्वोच्च संस्था है वो कौन सी संस्था है, रक्षा मंत्रालय है। यानी कि भारत में रक्षा मंत्रालय जो है वो किससे रिलेटेड है, रक्षा प्रौद्योगिकी से। अब देखना, सबसे पहले तो हमें डिफेंस की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हमें मिसाइल, रडार, हेलीकॉप्टर्स वगैरह, पनडुब्बियां, इन सब का विकास करना पड़ा, इसके पीछे के कारण क्या थे। देखो पहले मैं आपको थोड़ा बहुत 2-4 मिनट में इसका फास्टली ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं वो बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रक्षा प्रौद्योगिकी का जो है मुख्य संस्था जो है या भारत में जो सर्वोच्च संस्था है वो कौन सी है, रक्षा मंत्रालय। और जिसका प्रमुख कौन होता है, रक्षा मंत्री होता है। रक्षा मंत्रालय का प्रमुख कौन होता है, रक्षा मंत्री होता है। अब देखो इसके अंतर्गत जो विभाग आते हैं ना, जैसे रक्षा सचिव का आता है, डीआरडीओ का आता है। भारत में एक संस्था जैसे डीआरडीओ भी है। जैसे रक्षा सचिव का काम क्या होता है, ये सब आते अलग अलग है। ये जब अपन ऑफलाइन क्लासों में पढ़ते हैं, थ्योरी की क्लास पढ़ते हैं, तब इनके बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो देखना, जैसे मैं आपको थोड़ी बहुत बातें बताऊं यहाँ पे मिसाइल प्रौद्योगिकी से रिलेटेड, तो अपन इसका वर्गीकरण करें। जैसे प्रेक्षण पथ के आधार पर, प्रेक्षण पथ के आधार पर मिसाइलें कितने प्रकार की होती हैं, कैसी मिसाइल होती है, मिसाइलें काम कैसे करती है। सुनना, सबसे पहले मैं आपको जैसे प्रेक्षण पथ आपके सामने लिख दिया। अब प्रेक्षण पथ के आधार पर मैं कह रहा हूं कि मिसाइल जो है वो 2 प्रकार की होगी। एक तो होती है बैलिस्टिक मिसाइल, एक तो होगी आपके पास में बैलिस्टिक मिसाइल, और एक होगी आपके पास में क्रूज मिसाइल। अब आप लोग कहोगे कि सर ये बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल का मतलब क्या है। सुनना मेरी बात, बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या है, ऐसी मिसाइलें जिनको अपन लोग एक बार छोड़ते हैं तो छोड़ने के बाद में वो मिसाइल क्या होगी, पहले तो वायुमंडल से बाहर जाएगी और फिर गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करेगी। तो देखना, जैसे अपन बात कर रहे हैं किसकी, बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। तो सुनो, बैलिस्टिक मिसाइल में क्या है, जैसे अपने यहाँ से मिसाइल को प्रेषित किया तो पहले तो ये सीधा जाएगी ऊपर की ओर, फिर ये गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करेगी और ये जो है हमेशा और हमेशा स्थिर टारगेट को निशाना बनाती है। स्थिर टारगेट को क्या करती है, निशाना बनाती है। वो मिसाइल तो कैसी होगी, बैलिस्टिक मिसाइल। फिर इसके बाद में है क्रूज मिसाइल। क्या होती है, तो देखो क्रूज मिसाइल क्या होती है कि जैसे यहाँ से अपन ने इसको प्रेषित कर दिया ना, तो ये क्या है, जैसे मान लो टारगेट अपना गतिशील है, टारगेट क्या कर रहा है, गति कर रहा है, या टारगेट जो है वो गतिशील है, तो ये क्या करती है, गतिशील टारगेट को भी निशाना बना लेती है।
तो देखो यहां से एक क्वेश्चन ऐसा बन गया अपने पास में कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है ऐसी कौन सी मिसाइल है जो अपने पथ के आधार पर अर्धचंद्राकार रूप से गति करती है। तो देखो सामने लिखा है ना कि गुरुत्वाकर्षण की जो अधीन गति करेगी वो किस रूप में करेगी, अर्धचंद्राकार रूप में। तो बैलिस्टिक मिसाइल कैसे गति करती है, अर्धचंद्राकार रूप से गति करती है। अब इसके जो है नाम वगैरह की कौन कौन से रडार हैं, ये सब बातें जो है इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है कि विभिन्न पनडुब्बियों के संदर्भ में असुमेलित कथन आपको बताना है। आपके सामने कुछ पनडुब्बियों के नाम लिखे हुए हैं, ये नाम भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये नाम भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब मेरी बात सुनो, ये जो है अभी ये कब लॉन्च किए गए थे उसकी डेट आपको दी गई है और आपको इसमें से देख के बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो सुनो, INS जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया, INS कलवरी को अक्टूबर 2015 में लॉन्च किया गया, INS करंज जो है इसको जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया, INS अरिहंत को वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया, 2009 में। तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ कि क्या आंसर आएगा। कमेंट करके आंसर जरूर बताते रहना। बताओ सब लोग आंसर बताओ, शेयर कर दो एक बार वीडियो को फास्टली। बताओ कमेंट करके कि INS जो वागीर है इसको भारतीय सेना में कब शामिल किया गया था, भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया था। ये जो पनडुब्बी है आपके सामने इसे कब शामिल किया था, कमेंट करके आंसर बताओ। जब तक आंसर नहीं बताओगे, शेयर नहीं करोगे, आगे नहीं बढ़ेंगे अपन लोग, ध्यान रखना। और ध्यान रहे INS जो वागीर है इसको मिसाइल किलर के नाम से भी जाना जाता है या पनडुब्बी किलर के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो देखना INS कलवरी को अक्टूबर 2015 में लॉन्च किया गया था, बिल्कुल सही है। INS वागीर को जुलाई 2019 में, नहीं ये नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं असुमेलित कथन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ध्यान रहे INS कलवरी को लॉन्च किया था अक्टूबर 2015 में, करंज को लॉन्च किया था जनवरी 2018 में, अरिहंत को लॉन्च किया था वर्ष 2009 में। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। देखना अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जैसे निम्न में से रडार एवं इसके कार्य क्षेत्र के संदर्भ में असुमेलित है। देखो इधर तो कुछ रडार के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं और इधर लिखा है इनका कार्य क्षेत्र। रडार और इनके कार्य क्षेत्र आपके सामने लिखे हैं। तो अब आप लोग आंसर बताओ इसका कि जैसे भारणी रडार है, भारणी रडार इसका काम क्या है, पहाड़ी क्षेत्र में निगरानी में प्रयुक्त। अगला है रोहिणी रडार, भारतीय वायुसेना द्वारा प्रयुक्त 3D रडार युक्त। अश्लेषा मार्क फर्स्ट रडार, पहाड़ी, रेगिस्तानी, ठंडी व गर्म सभी परिस्थितियों में सक्रिय रडार। अगला है रेवती रडार, कॉर्मोता श्रेणी के सी पर लगाया गया 2D रडार। आपके सामने ऑप्शन लिखे हैं, कुछ रडार के नाम आपको दिए हैं। देखो पिछले क्वेश्चन से अपने पास में 4 पनडुब्बियों के नाम क्लियर हो गए थे कि इनकी लॉन्चिंग कब हुई थी और पनडुब्बियां हैं कौन कौन सी। INS वागीर है जिसको इसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं, जो यानी कि इसको मिसाइल को हमला करके नष्ट करने में सक्षम है। INS कलवरी है, INS करंज है, INS अरिहंत है। फिर सेकंड क्वेश्चन में जैसे अपन लोगों ने देखा कि आपके सामने 4 रडार दिए हुए हैं। रडार का नाम है भारणी रडार, रोहिणी रडार, अश्लेषा मार्क फर्स्ट रडार, रेवती रडार। तो इसके कार्य क्षेत्र आपके सामने लिखे हैं, तो बताओ इसमें से कौन सा गलत है। जैसे भारणी रडार पहाड़ी क्षेत्र में निगरानी के लिए, बिल्कुल सही है कि जैसे मान लो सीमाओं के ऊपर पहरा देने के लिए कि रात को कि जैसे आतंकवादी घटनाएं होती हैं। मैंने अभी बताया जैसे आपको कि रक्षा की हमें आवश्यकता क्यों हुई कि हमारी जैसे बाहरी जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए, किसी मान लो युद्ध की स्थिति में अन्य देश से उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हमें आवश्यकता हुई किसकी, रडार, मिसाइल, इन सब चीज़ों की। तो देखो रोहिणी रडार, ये भारणी रडार पहाड़ी क्षेत्र में निगरानी के लिए, रोहिणी रडार भारतीय वायुसेना द्वारा प्रयुक्त 3D रडार, बिल्कुल सही बात है। अगला है अश्लेषा मार्क फर्स्ट रडार, पहाड़ी, रेगिस्तानी, ठंडी व गर्म सभी परिस्थितियों में सक्रिय रडार, बिल्कुल सही बात है ये भी। रेवती रडार कार्मोता श्रेणी के सी पर लगाया गया 2D रडार है, गलत बात।
ये इसका क्या हो गया, असुमेलित आंसर हो गया, यानी कि यह सही नहीं है। अब देखो अपने पास में चार ये हो गए, 4 रडार अपने पास में आए और इनका ध्यान रहे कि रडार जो है वो क्या करता है, निगरानी या सर्विलांस का कार्य करता है। अब ये जैसे पहाड़ी क्षेत्र में निगरानी के लिए भानी रडार हो गया। भारतीय वायुसेना द्वारा प्रयुक्त होने वाला 2D रडार कौन सा है, रोहिणी रडार है। पहाड़ी क्षेत्र में, रेगिस्तानी क्षेत्र में, ठंड में, गर्मी में, सभी परिस्थितियों में जो रडार काम में लिया जाता है वो कौन सा है, अश्लेषा मार्क फर्स्ट रडार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फास्ट आप लोग कमेंट करके आंसर बताते रहिएगा। अगर आपको लगे कि एक बार मैं इसको थ्योरी के रूप में डायग्राम सहित पढ़ा दूं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ ऐसे क्वेश्चन करवाने से पहले एक बार आप थ्योरी पढ़ा दो, तो मैं वो भी कर दूंगा। सुनो बेटा, अब देखना नीचे कुछ हेलीकॉप्टर्स के नाम दिए गए हैं। इन हेलीकॉप्टर्स के संदर्भ में असुमेलित कथन है उसको बताना है। अब इसमें लिखा है ना, क्या है वो देखो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक तो है लड़ाकू विमान, दूसरा है लड़ाकू विमान, मालवाहक विमान। लड़ाकू विमान का मतलब तो क्या हुआ कि जो फाइट करने के लिए काम में आते हैं, जैसे युद्ध की स्थिति में भारतीय एयरफोर्स जो है, जैसे बॉर्डर फिल्म के अंदर भी काम में लिए गए थे, बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान भी इनको काम में लिया गया था। जैसे MiG-21 था जो कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान पायलट अभिनंदन उसको उड़ा रहे थे। MiG-27, MiG-2000 जो था उसको MiG-2000 के द्वारा बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय स्पाइस बम गिराए गए थे। वो सब चीजें इसमें देखेंगे, तो देखना सुनना अच्छे से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि असुमेलित बताना है। अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका से प्राप्त लड़ाकू विमान है क्या, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, बिल्कुल सही बात है। Mi-24 हेलीकॉप्टर रूस से प्राप्त भारत का प्रमुख लड़ाकू विमान है। Mi-17 हेलीकॉप्टर फ्रांस से प्राप्त रूस का हेलीकॉप्टर है, मालवाहक हेलीकॉप्टर है। Mi-26 हेलीकॉप्टर रूस से प्राप्त मालवाहक हेलीकॉप्टर है। बताओ इसका थर्ड नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बताओ थर्ड नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ फास्टली। सब लोग पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद में सोचो फिर आंसर दो। विभिन्न हेलीकॉप्टर्स के संदर्भ में अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका से प्राप्त है, लड़ाकू विमान बिल्कुल सही है। Mi-24 कहां से प्राप्त है, रूस से प्राप्त है। Mi-17 कहां से प्राप्त है, फ्रांस से प्राप्त मालवाहक, सॉरी ये देखो ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे Mi जो सीरीज है वो कौन से देश से ली गई थी, रूस से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोग साथ में आंसर बताते रहोगे तो अच्छा है, क्योंकि जैसे साथ में आंसर बताओगे तो आपका भी जो है कोई डाउट रहेगा तो वो मैं बता दूंगा, आपको भी क्लियर हो जाएंगे साथ साथ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं यहां पे, अब सुनना। एक कार्यक्रम चला था और उस कार्यक्रम का नाम था IGMDP। बोले तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला था और ये चला था 1983 में, और इसके जो प्रमुख थे वो कौन थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। IGMDP जो कार्यक्रम चला था इसके तहत 5 मिसाइलों का डेवलपमेंट किया गया था, और वो 5 मिसाइलें इस प्रकार से हैं PATNA। पहला हो गया जैसे पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। अब सुनना मेरी बात को कि IGMDP कार्यक्रम के तहत कितनी मिसाइलों का विकास किया गया था, 5 मिसाइलों का। और इस कार्यक्रम के जो प्रमुख थे वो कौन थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। और ये कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ था, 1983 में हुआ था, और ये समाप्त भी हो गया था कब, 2008 में ये कार्यक्रम पूर्ण हो गया था। इसके तहत इन 5 मिसाइलों का आविष्कार किया गया था, जिसमें कुछ मिसाइलें हवा से हवा में वार करने वाली थी, कुछ एंटी टैंक मिसाइलें थी, वो अभी आपके सामने आएंगी, देखना। आपको मिसाइल दे रखी है और इसकी मारक क्षमता दे रखी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि IGMDP जो कार्यक्रम था, IGMDP, इस कार्यक्रम के तहत 5 मिसाइलों का डेवलपमेंट किया गया था, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश।
अब इसमें से दे रखा है कि पृथ्वी सतह से सतह पे हमला करती है, अग्नि हवा से सतह में हमला करती है, त्रिशूल सतह से हवा में, आकाश सतह से हवा में। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा बताओ? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, हवा से सतह, सतह से सतह, सतह से हवा, ये सब बताओ। जैसे मैं आपको कहूं कि पृथ्वी और अग्नि जो मिसाइल है, पृथ्वी और अग्नि जो मिसाइल है ये वार करती है कहां पर? सतह से सतह पर। पृथ्वी और अग्नि का वार होता है सतह से सतह पर, और नाग और त्रिशूल का वार होता है कहां से? नाग और त्रिशूल का वार, सॉरी, नाग जो मिसाइल है ये एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है। त्रिशूल वार करती है सतह से हवा में, सतह से हवा, और आकाश जो है वार करती है सतह से हवा में। और ये जो है इन मिसाइलों का जो डेवलपमेंट है वो कौन से कार्यक्रम के तहत हुआ था? आईजीएमडीपी कार्यक्रम के तहत हुआ था। कौन कौन सी? आईजीएमडीपी कार्यक्रम कब चला था? 1983 में, और इसके प्रमुख कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम थे। तो देखो सतह से हवा में वार करने वाली कौन सी है? पृथ्वी और अग्नि है। पृथ्वी और अग्नि आपके सामने लिखा है, सतह से सतह, बिल्कुल सही है। पृथ्वी जो है सतह से सतह पर वार करती है, बिल्कुल सही। अग्नि हवा से सतह पर, गलत है। देखो पृथ्वी और अग्नि जो है वो दोनों ही मिसाइलें सतह से सतह पर वार करती है, ना कि हवा से सतह या सतह से हवा। तो यहाँ पे क्या आएगा? सतह से सतह पर। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अग्नि जो है वो वार करती है, या इसकी मारक क्षमता जो होती है वो सतह से सतह होती है, ना कि हवा से सतह होती है। बाकी त्रिशूल मिसाइल है सतह से हवा, आकाश सतह से हवा, और जो नाग है वो कैसी है? एंटी टैंक मिसाइल है। कमेंट करके आंसर जरूर बताओ। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। आपके सामने यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं शब्द, और उसमें लिखा है कि इसकी जो प्रणाली है या मिसाइल है, रडार है, पनडुब्बी है, वो कौन कौन सी है। पनडुब्बी के नाम पूछा रहा है आपसे, पनडुब्बी के नाम पूछ रहा है। फिर उसके बाद में ये कह दिया कि जैसे रॉकेट प्रणाली को क्या बोलते हैं, एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया जस्ट पहले कि एंटी टैंक मिसाइल है कौन सी, देखो इधर आईजीएमडीपी कार्यक्रम के तहत 1983 से प्रारंभ हुआ। एपीजे अब्दुल कलाम इसके प्रमुख थे। उस समय पे 5 मिसाइलें बनी थी, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। नाग मिसाइल मैंने कहा कि कैसी मिसाइल है? एंटी टैंक मिसाइल है। देखना इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एंटी टैंक मिसाइल। एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है? नाग है। कौन सी है? नाग। और नाग कैसी मिसाइल है? एंटी टैंक। तो 4 नंबर में क्या आएगा? बी। अब देखो 4 में बी कहां आ रहा है? क्या हुआ? टाइपिंग मिस्टेक हो गई इसमें, कोड में चेंजिंग कर दिया। हाँ देखो आप लोग बताओ, देखिए इसमें कमेंट करो अगर आंसर मिल रहा है तो। टाइपिंग मिस्टेक है। रुको रुको, यहाँ पर डी करना और यहाँ पर बी करना। अब सुनो, पहला है अरिहंत। क्या है? अरिहंत तो परमाणु पनडुब्बी है, ये हो गया। अवकाश, अवाकस क्या है? एक मिनट रुकना। देखो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ इसमें। अब देखो इसको दोबारा देखना। मैंने कहा कि नाग मिसाइल कैसी होती है? एंटी टैंक। अब इस वाले क्वेश्चन में देखना, ये तो गलत हो गया है, इधर छोड़ो इसको। एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है? नाग मिसाइल एंटी टैंक है। तो देखो 4 में बी है ना, 4 में बी यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ, छोड़ देना इसको ना, बता दो। अगला देखो,
अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न क्षेत्रों में डीआरडीओ की उपलब्धियां हैं। डीआरडीओ क्या करता है? रूपरेखा बनाता है, कितने हथियार की हमें आवश्यकता है, उसका जो प्रारूप है वो कौन तैयार करता है? डीआरडीओ। डीआरडीओ ऐसी संस्था है जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज होती हैं जिसमें गोला बारूद बनता है, उनको अनुमति प्रदान करने का काम करता है। तो देखो, डीआरडीओ के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। डीआरडीओ द्वारा व्यक्ति के संज्ञान को मापने की विधि सीबीसीए का निर्माण किया गया। किसका निर्माण? सीबीसीए का विकास किया गया। बिल्कुल सही बात है। अगला है, डीआरडीओ द्वारा नोमेक्स वस्त्रों का विकास किया गया, जो फाइटिंग वगैरह के लिए काम में लिए जाते हैं ना, उनका विकास किया गया। डीआरडीओ द्वारा डाइथाइल फिनाइल एसिटेमाइड नामक स्प्रे का विकास किया गया। किसका विकास किया गया? डीआरडीओ द्वारा डाइथाइल फिनाइल एसिटेमाइड नामक स्प्रे का विकास किया गया। दूसरा पूछे तो नोमेक्स वस्त्रों का विकास किया गया। मापने की विधि सीबीसीए का विकास किया गया। हाल ही में कोविड-19 के उपचार हेतु डीआरडीओ द्वारा बनाई गई वैक्सीन कौन सी थी? 2DG। बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो बताओ कि डीआरडीओ द्वारा व्यक्ति के संज्ञान को मापने की विधि सीबीए का विकास। बिल्कुल सही है। डीआरडीओ द्वारा नोमेक्स वस्त्रों का विकास। बिल्कुल सही बात है। डीआरडीओ द्वारा डाइथाइल फिनाइल एसिटेमाइड नामक स्प्रे का विकास किया गया। बिल्कुल सही बात है। हाल ही में कोविड-19 के उपचार हेतु डीआरडीओ द्वारा निर्मित दवा 2DG है। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब चारों ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लड़ाकू विमान राफेल। अब सुनो, राफेल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। सही कथन का चयन करना है। और आप देखो, आप लोग सामने ध्यान देना। राफेल के बारे में अगर अपन बात करें कि राफेल को खरीदा कहां से गया था? फ्रांस से। फ्रांस में निर्मित है और इसके अंदर इसको कहां से खरीदा था? फ्रांस से खरीदा गया। फ्रांस से खरीदा गया था राफेल को। और राफेल जो कंपनी है, कंपनी की बात करें इनको बनाने वाली, वो कौन सी है? डसोल्ट कंपनी है। कौन सी कंपनी है? डसोल्ट। एक फ्रांसीसी कंपनी है और इसी के द्वारा किसका विकास किया गया? राफेल का विकास किया गया। अब सुनो, राफेल की अगर अपन और कोई बात करें यहाँ पे, तो ये कौन सी जनरेशन का है? 4.5 जनरेशन का विमान है, जिसमें माइका MTR मिसाइल, स्क्लैप मिसाइल, ये सब इसमें लगी हुई है। अब देखो, यह है डबल इंजन युक्त मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। बिल्कुल सही बात है। जिसमें डबल इंजन लगे हुए हैं, मल्टी रोल। ये युद्ध में भी भूमिका निभाता है, जैसे युद्ध के समय पे। और इसके अंदर अपन बात करें तो इसके अंदर हवा के अंदर रिफ्यूलिंग की जा सकती है, यानी कि हवा के अंदर ही इसके अंदर ईंधन भरा जा सकता है। यह है एक 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान। बिल्कुल सही बात है। डीआरडीओ राफेल लड़ाकू विमान में मौजूद MTR मिसाइल, स्क्लैप क्रूज मिसाइल, माइका मिसाइल प्रणाली से इसे सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण बनाती है। बिल्कुल सही है। देखो, यहाँ पे क्रूज मिसाइल आई है ना, तो क्रूज मिसाइल का मतलब क्या हुआ कि जो गतिशील टारगेट को निशाना बनाती है। और जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, जो युद्ध में काम में लिए जाते हैं, लड़ाकू विमान जो होते हैं, वो गतिशील होते हैं और उनको टारगेट बनाने के लिए इसमें स्क्लैप, माइका, ये सब कौन सी मिसाइलें लगी हुई हैं? क्रूज मिसाइल लगी है। कौन सा कथन सही है? पहला भी सही था, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी कथन इसमें क्या है? सत्य कथन है। फिर चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप कमेंट करके बताओ, देखिए क्या आंसर आएगा। असुमेलित है। असुमेलित कथन आपको बताना है। INS विक्रांत भारत का प्रथम स्वदेश विमान वाहक पोत। बिल्कुल सही बात है, इसका ध्यान रखना। INS विक्रांत जो है भारत का प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत है। अर्जुन T-72 युद्धक टैंक है। बिल्कुल सही बात है। त्रिशूल वायु से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। वायु से सतह में मार करने वाली, ये गलत हो गया। हवा से हवा में वार करने वाली या सतह से हवा में वार करने वाली है। वायु से, हाँ, सतह नहीं, सतह से वायु में। तो ये कौन सी, ये क्या हो जाएगा? गलत। INS चक्कर नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी। बिल्कुल सही बात है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? गलत आंसर है। त्रिशूल जो है सतह से हवा में वार करती है, ना कि हवा से सतह पर। INS विक्रांत तो भारत का प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत हो गया। अर्जुन T-72 युद्धक टैंक है।
त्रिशूल सतह से वायु में वार करने वाली मिसाइल है। आईएनएस चक्र की बात करें, नाभिकीय ऊर्जा संचालित क्या है, पनडुब्बी है। देखिए यहाँ पे अपन अच्छे से डिटेल से इनको पढ़ रहे हैं ताकि अपने जो सारे क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो और आपको आइडिया लगे कि टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो इसमें देखो एक साथ 4 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए। अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन है एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम बोले तो आईजीएमडीपी। मैंने अभी आपको बताया था 1983 में प्रारंभ हुआ। प्रमुख कौन थे, एपीजे अब्दुल कलाम थे। और इसका पूरा कब हुआ, 2008 में। और इसके तहत कितनी मिसाइलें बनी थी, 5 मिसाइलें। कौन कौन सी बनी थी, पीए पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश, ये 5 मिसाइलें बनी थी। अब देख लो इसमें आईजीएमडीपी के बारे में कौन सा कथन सही है या गलत है, आपको क्या बताना है, असत्य कथन की पहचान करना है। देखो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के द्वारा यह कार्यक्रम 1983 में प्रारंभ किया, बिल्कुल सही बात है। यानी कि आईजीएमडीपी जो कार्यक्रम है इसका प्रारंभ कब हुआ था, 1983 में। समापन पूछे 2008। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य केवल क्रूज मिसाइलों का विकास करना था। ये बात तो थोड़ी ठीक नहीं लगी, कोई बात नहीं, चलो आगे देखो, पहले आगे आओ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का विकास भी किया गया, बिल्कुल सही बात है। सतह से सतह पर भी किया गया और जो सतह से हवा में वार करने वाली थी उनका भी किया गया। तो देखो ये भी सही है, ये भी सही है। ये कथन क्या होगा, कम दूरी से वार करने वाली, ये भी सही है। इस कार्यक्रम का नेतृत्व कौन कर रहे थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया। मैंने अभी आपको बताया आईजीएमडीपी कार्यक्रम 1983 में प्रारंभ हुआ, 2008 में कंप्लीट हुआ और इसका जो प्रमुख था एपीजे अब्दुल कलाम थे। और 5 मिसाइलों का विकास हुआ था जिसको पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्या कह रहे हैं, असत्य कथन बताओ, तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, मेरी बात सुनना। इस कार्यक्रम के दौरान जैसे पृथ्वी, त्रिशूल, अग्नि, आकाश थी, मैंने बताया प्रेक्षण पथ के आधार पर मिसाइलें 2 प्रकार की होती हैं, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल के साथ साथ में बैलिस्टिक मिसाइल का भी किया गया, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, गति करती है, गति करने के बाद गुरुत्वाकर्षण के अधीन जाती है, तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करती है तो वो एक स्थिर टारगेट को निशाना बनाती है। और क्रूज मिसाइल जो होती है इसको एक बार छोड़ दो फिर भूल जाओ, तो इसीलिए कहते हैं कि क्रूज मिसाइल के लिए एक वाक्य है, दागो और भूल जाओ। यानी कि एक बार छोड़ दिया, टारगेट फिक्स कर दिया, तो वो गतिशील टारगेट को निशाना बनाती है, चाहे फिर वो टारगेट गति करता रहे लेकिन वो मिसाइल को क्या करेगा, निशाना बना के ही रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, निम्न में से प्रेक्षण तकनीक के आधार पर बैलिस्टिक मिसाइल के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। मैंने कहा आपको, जैसे सुनना इधर मेरी बात, मैंने कहा कि प्रेक्षण पथ के आधार पर मिसाइल का जब अपन वर्गीकरण करते हैं तो 2 प्रकार से करते हैं। एक तो आता है क्रूज मिसाइल, एक आती है बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज और बैलिस्टिक। तो क्रूज मिसाइल का तो मैं इधर 2 बातें लिख के कंप्लीट कर देता हूं। एक तो होती है सबसोनिक, दूसरी है सुपरसोनिक, सबसोनिक, सुपरसोनिक और एक होता है हाइपरसोनिक। अब इससे पहले एक बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखना, एक शब्द आता है मेक संख्या। अब आप कहोगे कि ये क्या आ गया, मेक संख्या का मतलब होता है कि जो अत्यधिक गति से गतिशील विमान, रॉकेट, रडार ये होते हैं उनकी चाल को किस में मापते हैं, मेक संख्या में मापा जाता है। बात करें कि अगर मेक संख्या का मान 1 से क्या हो, कम हो, 1 से कम, 1 से कम हो, मैंने कह दिया कि कोई एक मिसाइल है जिसके लिए मैक संख्या 0.5 है, बताओ कैसी है। आप कहोगे कि 1 से कम है ना, तो वो कैसी हो जाएगी, सबसोनिक। 1 से लेके 5 तक होगा तो वो कैसी हो जाएगी, हाइपरसोनिक। अगर 5 से अधिक होगा तो वो कैसी हो जाएगी, हाइपरसोनिक। 1 से 5 तक सुपरसोनिक, 1 से कम होगा तो सबसोनिक। जैसे मैं कहूँ कि निम्नलिखित में से सबसोनिक मिसाइल का एग्जाम्पल कौन सा है, मैंने लिख दिया A, B, C और D। एक में लिख दिया 0.5, सबसोनिक की बात कर रहा हूँ। एक में लिख दिया 1, फिर लिख दिया 2, एक में लिख दिया 6। तो बताओ इसमें से सबसोनिक मिसाइल कौन सी होगी, जिसकी मैक संख्या का मान 1 से कम। तो 1 से कम तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A। तो ये क्या हो जाएगी, सबसोनिक। सुपरसोनिक की बात करें तो 1 से 5 के मध्य, 1 से 5 के मध्य ये दोनों मिसाइलें हैं, ये कैसी हो जाएगी, सुपरसोनिक। हाइपरसोनिक 5 से अधिक 6 है, तो इसमें क्या आ जाएगा, D। अब सुनना, ये तो हो गई किस प्रकार के टारगेट को निशाना बनाती है,
गतिशील टारगेट को निशाना बनाती है। और इसी के लिए जो वाक्य है वो कौन सा था, अभी मैंने आपको बताया भी था कि दागो और भूल जाओ। अब बात करें बैलिस्टिक मिसाइल की। जैसे यहाँ पे प्रेक्षण पथ है और यहाँ पे इस तरीके से कोई मिसाइल लगी है, जैसे अपन इसको लॉन्च करेंगे तो ये क्या होगी, पहले तो वायुमंडल से बाहर जाएगी, फिर इसके बाद में ये गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करेगी और ये इस तरीके से गति करती है। तो यहाँ पे जैसे कोई टारगेट है तो अपन पहले इसका प्रेक्षण पथ निकालेंगे और इसके अकॉर्डिंग उतना इसको वायुमंडल से बाहर भेजेंगे, फिर ये गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करके स्थिर टारगेट को निशाना बनाती है। तो इसका तो पहला पॉइंट तो यही हो गया, स्थिर टारगेट को निशाना बनाती है। अब जैसे ये ऊपर जा रही है फिर गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति कर रही है, तो देखना ये इस तरीके से कैसा आकार हो गया इसका, अर्धचंद्राकार आकार में गति करती है। कौन सी मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल। अब आओ क्वेश्चन के ऊपर। ये मिसाइल हवा में बैलिस्टिक मिसाइल, यह मिसाइल हवा में बैलिस्टिक मिसाइल, किसकी बात करें, बैलिस्टिक मिसाइल। क्वेश्चन में था कि बैलिस्टिक मिसाइल के संदर्भ में असत्य कथन, अर्धचंद्राकार पथ पर गति करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। बिल्कुल सही बात है, मैंने अभी बता दिया, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करती है तो अर्धचंद्राकार। अगला है, यह मिसाइल प्रणोदक तंत्र का प्रयोग कर प्रेक्षण के कुछ समय बाद तक ही करती है, उसके पश्चात गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण आगे बढ़ती है। बिल्कुल सही, मैंने कहा कि पहले तो ये प्रेक्षण तो थोड़ा सा अपन ऊपर भेजेंगे, फिर बाद में इसको छोड़ दिया जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करेगी, ये भी बिल्कुल सही है। बैलिस्टिक मिसाइलें प्रयुक्त होने वाली ऑक्सीजन को वायुमंडल से ग्रहण करती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के कोई सिलेंडर तो लगाए नहीं जाते, इसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, वायुमंडल से मिलती है। बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग परमाणु, रासायनिक, जैविक या पारंपरिक हथियारों की बैलिस्टिक पथ पर डिलीवरी के लिए किया जाता है। गलत बात, इसका मतलब क्या है, असत्य कथन की बात कर रहे हैं, तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा इसका, 4 नंबर इसका क्या होगा, गलत आंसर होगा। फिर देखना अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, तो इसमें से बताओ। देखिए, क्रूज मिसाइल पृथ्वी की सतह के समानांतर चलती है। बिल्कुल, मैंने कहा कि जैसे बैलिस्टिक मिसाइल तो अर्धचंद्राकार गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करती है, जिसमें क्रूज मिसाइल में क्या है, दागो और भूल जाओ, तो वो किस प्रकार से भी गति करेगी, लेकिन अगर टारगेट गतिशील भी है ना तो वो उसको निशाना बना के ही रहेगी। तो इसका मतलब कैसी है, पृथ्वी के समानांतर चलती है। क्रूज मिसाइल प्रणोदक तंत्र का प्रयोग अपने संपूर्ण मार्ग में करती है। बिल्कुल सही बात है। बैलिस्टिक मिसाइल तो जब तक वो गुरुत्वाकर्षण में नहीं जाएगी तब तक करती है, लेकिन क्रूज मिसाइल तो उसी का पूरा प्रयोग करती है जब तक कि वो अपने टारगेट को निशाना ना बना ले। क्रूज मिसाइल अथवा ईंधन तो साथ लेकर, क्रूज मिसाइल जो है वो ईंधन तो साथ लेकर चलती है, किंतु ऑक्सीजन को वायुमंडल से ग्रहण करती है। ये भी बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीजन को कहाँ से ग्रहण करेगी, वायुमंडल से। अगला है, क्रूज मिसाइल केवल पारंपरिक हथियारों के लिए कारगर मानी जाती है। पारंपरिक के साथ साथ में सामरिक भी आएगा, पारंपरिक और सामरिक दोनों के लिए कारगर मानी जाती है। ये कह रहे हैं कि असत्य, निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन कौन कौन सा है, 1, 2 और 3। देखो कहाँ है, 1, 2 और 3, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए, आज के ये क्वेश्चन थे जो कि अपना टेक्नोलॉजी से संबंधित थे। कल की क्लास में अपन बात करेंगे टेक्नोलॉजी के शेष बचे हुए क्वेश्चन की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।